नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आप जानते हैं हम एक सीरीज चला रहे हैं क्रांतिकारियों पर। 1857 से लेकर 1947 तक आज़ादी की जो जंग चली है उसके अलग अलग क्रांतिकारियों पर हम एक सीरीज चला रहे हैं और अभी तक हमने बात की 1857 के क्रांतिकारियों की। 1857 की हार के बाद हिंदुस्तान में थोड़ी मायूसी तो पसरी, थोड़ा लगा तो कि हम पीछे हट गए हैं। अंग्रेजों को लगा होगा कि हिंदुस्तानी अब उठ के कभी खड़े नहीं होंगे, लेकिन हिंदुस्तान इतनी जल्दी झुकने वाला नहीं था। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, चाहे दूसरे इलाके हों, इन इलाकों में क्रांतिकारी अपने अपने तरीके से खड़े हो रहे थे। और साथ में कांग्रेस बन चुकी थी 1885 में, जो शुरू में तो केवल पिटीशन वगैरह दे रही थी, लेकिन आगे बढ़ के हम देखते हैं कि आजादी की लड़ाई में बेहद इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। महाराष्ट्र के चाफेकर बंधु और बंगाल के खुदीराम बोस, ये दो ऐसे नाम हैं जो बताते हैं कि 1857 के बाद हमारे देश की आज़ादी की जो भूख थी, आज़ादी की जो प्यास थी, आज़ादी की जो आग थी, वो कभी बुझी नहीं। खुदीराम बोस एक प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी थे जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहुत कम उम्र में लड़ाई में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में जन्मे थे वो 1889 में, और 1908 में जब केवल 18 साल के वो थे, उन्होंने एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट डगलस किंगफोर्ड्स की हत्या की कोशिश की। हालांकि उस हत्या में वो सफल नहीं हुए, दो दूसरे लोग मारे गए। डिटेल में मैं बताऊंगा, लेकिन केवल 18 साल की उम्र में उनके काम और उसके बाद जो उनको फांसी हुई, उसने देश भर में आज़ादी की एक लौ जला दी। उनका जो जन्म और बचपन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और दर्दनाक भी है। उनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1889 को, जैसा मैंने बताया, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में एक छोटा सा गांव था हबीबपुर, वहां उनका जन्म हुआ था। उनके माता पिता थे त्रैलोक्यनाथ बोस और लक्ष्मी प्रिया देवी, और ये चौथी संतान थे। अब इनके पैदा होने के पहले दो बेटे पैदा होकर मर गए थे। दो भाई इनके जो बड़े थे वो जन्मे, और जन्म के साथ ही कुछ दिनों बाद ही मर गए। तो आप जानते हैं हमारे यहाँ संतान को जिंदा रखने के लिए बहुत सारे टोटके किए जाते हैं। तो एक अनुष्ठान किया गया जिसका नाम था खुद। वहां पर अनुष्ठान को उसको कहा जाता है खुद, और उस अनुष्ठान में उनकी बड़ी बहन को 3 मुट्ठी अनाज के बदले इनको बेच दिया गया, और इसीलिए खुद वाले अनुष्ठान के चलते इनका नाम पड़ा खुदीराम बोस। माना यह गया था कि इसके बाद उनकी जिंदगी लंबी हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से जब वो केवल 6 साल के थे तो उनकी माताजी की डेथ हो गई, और 1 साल बाद यानी जब वो 7 साल के थे उनके पिताजी की भी डेथ हो गई। और इस तरह 7 साल की छोटी उम्र में वो अनाथ हो गए, और उनकी परवरिश की उनकी बड़ी बहन अपारूपा राय और उनके पति अमृतलाल राय ने, जो हाठा गाछा गांव में थे, और वहां पर ही इनका बाकी बचपन गुजरा। वहां पर भी कोई बहुत अमीरी नहीं थी, वहां भी गरीबी थी, परेशानियां थीं, लेकिन खुदीराम के पास 2 खूबियां थीं। पहली बात तो यह कि दिमाग बहुत तेज था, और दूसरी बात यह कि बहुत जिद्दी थे, जो ठान लेते थे वो कर डालते थे। तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई वो जो गांव में प्राथमिक विद्यालय था उससे हुई। 8वीं कक्षा तक उन्होंने पढ़ाई की, और उसके बाद तमलुक के हैमिल्टन स्कूल में उनको दाखिला मिला, जहां सारे के सारे जो टीचर्स थे वो ब्रिटिश थे, और वहां चर्चा वगैरह होती थी। और वहां से उनके समझ में आया कि अंग्रेज इस देश के ऊपर किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, और धीरे धीरे उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में रुचि लेनी शुरू कर दी। उस समय बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन धीरे धीरे पनप रहा था, जिसमें अनुशीलन समिति बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप अनुशीलन समिति को ढूंढ कर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आरंभिक दौर में इसने बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को तेज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और केवल 15 साल की उम्र में खुदीराम बोस अनुशीलन समिति से जुड़ गए और इनकलाबी जो काम है उसमें हिस्सा लेने लगे। उन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग ली, बंदूक चलाना सीखा, गुर्रिल्ला ट्रेनिंग ली, और एकदम तैयार हो गए कि अब मुझे आज़ादी की लड़ाई में लड़ना है। मैं ये आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि 23 मार्च को, जब भगत सिंह की शहादत का दिन है, जयपुर में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें देश भर के क्रांतिकारियों के परिवारों को बुलाया गया है। उनको सम्मानित किया जाएगा और उस समय शहीदों को याद किया जाएगा। मैं भी उस कार्यक्रम में रहूंगा, मैं भी अपनी बात रखूंगा, क्रांतिकारियों के परिवार रहेंगे। तो जो लोग जयपुर में हैं उस कार्यक्रम में जरूर पहुंचे।
और ये जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हो रहा है। अशोक जी के कहने पर ही हम ये सीरीज हमने तय किया उनके साथ मिलकर कि हम कुछ शहीदों पर अपनी बात रखेंगे, कुछ शहीदों के बारे में आपको बताएंगे जिससे आप जान सकें कि किस तरह के लोगों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई और किस तरह के लोगों ने आज़ादी के आंदोलन से गद्दारी की। तो अशोक जी ने द क्रेडिबल हिस्ट्री के लिए हमारे लिए एक मैसेज भेजा है, वो मैसेज सुन लीजिए, फिर खुदीराम बोस की आगे की कहानी मैं सुनाता हूं। द क्रेडिबल हिस्ट्री TCH के प्लेटफॉर्म के तमाम दर्शकों को मेरा हार्दिक स्वागत। इस प्लेटफॉर्म ने जो बेड़ा उठाया है कि नई पीढ़ी को क्रांतिकारियों के त्याग से, बलिदान से अवगत कराना, ये पहल स्वागत योग्य पहल है। और मैं समझता हूँ कि क्रांतिकारियों की भूमिका इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है। पूरे मुल्क में फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी भूमिका भी थी। तो क्रांतिकारियों को आज भी लोग याद करते हैं और जिस प्रकार से आजादी के बाद में उनकी भूमिका को सबने अप्रिशिएट किया। अब तो युग सोशल मीडिया का है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का है, उसके माध्यम से आवश्यकता से बात की है कि हम क्रांतिकारी भूमिका को नई जनरेशन तक पहुंचाएं, जिससे कि वो संकल्प ले सके कि किस प्रकार से उन्होंने उस जमाने के अंदर ये पूरा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, तब तमाम ऐशो आराम छोड़ करके, घर बार छोड़ करके उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। बल्कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने तो उनकी तरह अनेकों लोगों ने फांसी के फंदे को चूमना पसंद किया। आज वक्त है कि हम कैसे युवा पीढ़ी को ये बताएं किस प्रकार से आजादी के बाद में भी, आजादी मिलना एक बात है, आजादी मिलने के बाद में उसको काम रखना बहुत बड़ी चुनौती होती है। ऐसे अवसर आए थे कि इंदिरा गांधी जी को अपनी जान देनी पड़ी, जो प्रधानमंत्री थी। राजीव गांधी जी शहीद हो गए, पर देश को एक रखा, अखंड रखा। ये जज्बा जब तक देशवासियों में नहीं होगा, युवा पीढ़ी में नहीं होगा, तो देश फिर एक अखंड कैसे रहेगा। मेरा मानना है कि आज भी नई पीढ़ी तक ये मैसेज जाएगा, जिससे कि वे ये संकल्प ले सकेंगे कि आने वाले वक्त में हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे देश को एक रखें, अखंड रखें। यही भावना के साथ में जो अशोक पांडे जी ने ये शुरुआत करी, पहल करी, उसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। तो लौटते हैं खुदीराम बोस पर। खुदीराम बोस अभी तक छोटी मोटी क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे थे, लेकिन नजर में नहीं आए थे। नजर में वो आए 30 अप्रैल 1908 को, जब उन्होंने उस जमाने का एक बहुत चर्चित कांड अंजाम दिया। एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट थे किंग्सफोर्ड, जिनसे लोग बहुत परेशान और नाराज दोनों थे। खुदीराम बोस ने यह तय किया कि किंग्सफोर्ड की हत्या करनी पड़ेगी, किंग्सफोर्ड को मारना पड़ेगा, और यही हमारा प्रतिरोध होगा जो औपनिवेशिक दमन है, जो अंग्रेजों का दमन है, जो अंग्रेज लगातार अत्याचार कर रहे हैं और लगातार हमारी जनता को पीड़ित कर रहे हैं। उससे बदला लेने का तरीका यही है कि किंग्सफोर्ड को मार दिया जाए। क्रांतिकारी आंदोलन में इस तरह की हत्याएं आम थी, बहुत सारे अंग्रेजों की हत्याओं की कोशिशें हुई। आप कह सकते हैं, जहां तक मेरा सवाल है, मैं ये मानता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से किए गए आंदोलन ज्यादा दूर तक जाते हैं। लेकिन इन क्रांतिकारियों के आंदोलनों को इस बात के लिए तो आपको याद करना ही होगा कि इनके अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं थी। इनके अंदर भारत की आजादी की आग लगातार धधक रही थी। इनके अंदर अंग्रेजों को कैसे भी देश से बाहर करने की आग लगातार धधक रही थी। इसीलिए खुदीराम बोस ने तय किया कि किंग्सफोर्ड को खत्म कर देना है। किंग्सफोर्ड गाड़ी से जा रहा था और इन्होंने सोचा कि उस गाड़ी पर अगर हम बम फेंक दें तो किंग्सफोर्ड की हत्या हो जाएगी। बम फेंका गया, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया। 2 और महिलाएं उसमें चल रही थीं, वो महिलाएं इस बम कांड में मारी गईं। यह घटना जल्दी ही पूरे देश में फैल गई, पूरे देश में इसकी खबर फैल गई और अंग्रेजों को भी समझ में आया कि ये जो क्रांतिकारी हैं, ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। इन्होंने हमें निकालने के लिए, देश को आजाद करने के लिए पूरी एक भूमिका बनाई है। ये जो बम विस्फोट हुआ था, ये अंग्रेजों के लिए भी बड़ा सरदर्द बन गया और हिंदुस्तान के अंदर एक लहर फैली कि हमारे क्रांतिकारी अभी भी लड़ रहे हैं। आजादी की लड़ाई 1857 के हार के साथ खत्म नहीं हुई है।
जैसा महाराष्ट्र में हुआ था जब चाफेकर बंधुओं ने रैंड की हत्या की थी, जो प्लेग कमिश्नर था, और उसके बाद महाराष्ट्र में क्रांतिकारी जो धारा थी वो एकदम से उभर के आई थी, वैसे ही बंगाल में खुदीराम बोस ने ये जो किया था उसके बाद एकदम से प्रचंड हो गई क्रांतिकारी लहर। देश भर के युवा क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होने के लिए तड़पने लगे और उसके बाद जो परंपरा चलती है आप जानते हैं, भगत सिंह और उनके और आगे तक आती है। 1 मई 1908 को उन्होंने फिर से मुजफ्फरपुर में एक बम विस्फोट की असफल कोशिश की, यानी वो कोशिश भी असफल हो गई। इसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के समय वो केवल 18 साल के थे, लेकिन जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, उनके चेहरे पर साहस था, उनके चेहरे पर उत्साह था, उनके चेहरे पर देश से मोहब्बत के सारे निशानात थे। 25 मील उन्होंने यात्रा की थी पुलिस से बचने के लिए, पुलिस उनके पीछे थी और 25 मील तक वो भागे थे, लेकिन वैनी रेलवे स्टेशन पर उनको पकड़ लिया गया और जब हथकड़ी पहनाकर उनको लाया गया तो उनके चारों तरफ हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई जो जिंदाबाद का नारा लगा रही थी। और इस तरह से खुदीराम बोस रातों रात न केवल बंगाल के बल्कि पूरे देश के एक ऐसे हीरो की तरह सामने आए जिसने कई पीढ़ियों को आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने और आज़ादी की लड़ाई में अपना सब कुछ गंवा देने की प्रेरणा दी। 21 मई 1908 को अलीपुर का जो सत्र न्यायालय था वहां पर उनका मुकदमा शुरू हुआ, जिसमें जज थे कॉन्डॉफ और एक जूरी बिठाई गई। 1500 पेज से भी ज्यादा का एक आप कह सकते हैं चार्जशीट पेश की गई, जिसमें 5000 से ज्यादा सबूत पेश किए गए। मुकदमा चला और मुकदमे में बहुत सारी नाटकीय घटनाएं हुई। जब यह मुकदमा चलता था तो अदालत के अंदर और बाहर लोग भर जाते थे और जब खुदीराम बोस आते थे और जाते थे तो उनके जिंदाबाद का नारा लगता था। वैसे भी ब्रिटिश काल में क्रांतिकारियों के खिलाफ जो मुकदमे थे वो नाटक ज्यादा होते थे, मुकदमे कम होते थे। सबको पता था कि खुदीराम बोस को फांसी सुनाई जाएगी और 13 जुलाई 1908 को जब वो केवल 18 साल के थे उनको फांसी की सजा सुना दी गई। उनका बचाव किया था वरिष्ठ वकील कालिदास बसु और उपेंद्रनाथ सेन ने, जिन्होंने एक पैसा इस मुकदमे का नहीं लिया था। खुदीराम बोस का मुकदमा और उनकी फांसी अंग्रेजों के शासनकाल में युवा क्रांतिकारियों द्वारा दिए गए बलिदानों का एक सिंबल बन गई और पूरे देश में ये आग फैल गई। जैसा मैंने आपको बताया कि लोगों ने प्रेरणा ली कि कैसे देश के लिए हंसते हंसते जान दे दिया जाता है। 11 अगस्त 1908 को जब उनकी फांसी हुई तो मैंने बताया आपको कि वो सिर्फ और सिर्फ 18 साल के थे, लेकिन एक नेशनल हीरो बन गए। बंगाल में एक पूरी पीढ़ी ऐसी पैदा हुई जो खुदीराम बोस को अपना आदर्श मानती थी। उनकी फांसी का टाइम तय किया गया था 6 बजे, लेकिन हजारों लोग जेल के बाहर मालाएं लेकर इंतजार करने आ गए तो जल्दी जल्दी में सुबह 5 बजे ही उनको जेल में लाया गया और वहीं उनको फांसी देकर उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी गई ताकि उनकी देह कहीं लोगों को न मिल जाए। यही बात भगत सिंह और उनके साथियों के लिए भी दोहराई गई। उनको जब फांसी दिया गया तो उनकी देह उनके परिवार को भी नहीं सौंपी गई, क्योंकि अंग्रेजों के मन में यह डर था कि मरे हुए खुदीराम बोस, फांसी पर चढ़े हुए खुदीराम बोस को देखने के बाद लोगों के अंदर गुस्सा और भड़क जाएगा और सारे युवा खुदीराम बोस के रास्ते पर चलने के लिए आगे आएंगे। लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। भले खुदीराम बोस की देह लोगों को देखने को नहीं मिली, लेकिन उनकी रूह तो पूरे हिंदुस्तान में फैल गई और उस रूह ने क्रांतिकारी आंदोलन को वो गति दी, वो ताकत दी कि देश भर में आज़ादी की लड़ाई मजबूत हुई। कुछ लोग अहिंसात्मक तरीके से लड़े, कुछ लोग हिंसात्मक तरीके से लड़े और ये खुदीराम बोस और उनके जैसे बलिदानियों, उनके जैसे वीरों, उनके जैसे आज़ादी के जांबाजों का ही कर्म है कि आज हम आज़ाद हैं। और दुखद यह है कि जिन लोगों ने उस समय गद्दारी की, जिन लोगों ने उस समय एक बूंद खून नहीं बहाया, वो आज देशभक्ति की बात करते हैं। ये देश खुदीराम जैसों को कभी नहीं भूलेगा। ये देश हमेशा हमेशा क्रांतिकारियों को श्रद्धा से नमन करेगा, उनके बलिदान को सलाम करेगा। आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में कल 11 बजे हम लेकर आएंगे एक और क्रांतिकारी की कहानी। बहुत शुक्रिया।